तो हेलो हेलो भालो, स्वागत है आपका आज के नए टॉपिक में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दोबारा से राजकोषीय नीति को बारे में, और आज हम लोग अलग पीओवी से पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राजकोषीय नीति आएगा ही आएगा, पढ़ के जाना। तो इसलिए मैं एक बार फिर से ये टॉपिक डाल रहा हूँ पीओवी के अलग अलग तरीके से फिस्कल पॉलिसी के बारे में। और चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। तो क्या है राजकोषीय नीति को परिभाषित कीजिए। इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान रखना इकोनॉमिक्स का जो पेपर हम लोग का पहला लगा हुआ उसके लिए फटाफट आप लोग ये सब पढ़ते हुए चलना। राजकोषीय नीति को परिभाषित करेंगे हम इसमें, और भारत जैसे जो विकासशील देश है उसमें राजकोषीय नीति के क्या मुख्य उद्देश्यों की चर्चा करेंगे। तो राजकोषीय नीति जो उसकी परिभाषा क्या निकलेगी फिजिकल पॉलिसी की। राजकोषीय नीति वह नीति है जिसके माध्यम से सरकार अपने खर्च और टैक्सेस यानी कर को नियंत्रित करती है। मतलब राजकोषीय नीति वह नीति है जिसके माध्यम सरकार क्या करती है, अपने खर्चों पर और अपने टैक्सेस पर यानी कर पर क्या उसको क्या करती है, नियंत्रित करती है, ताकि आर्थिक स्थिरता, वृद्धि और समृद्धि प्राप्त की जा सके। आगे क्या किया जा सके, आर्थिक स्थिरता को, वृद्धि को और समृद्धि को क्या किया जा सके, प्राप्त किया जा सके। यह नीति सरकार के राजस्व यानी टैक्स रेवेन्यू और खर्च यानी पब्लिक एक्सपेंडिचर के प्रबंधन के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। और यह नीति किस प्रकार सरकार का जो राजस्व होता है, जितना रेवेन्यू बन रहा है टैक्स रेवेन्यू, और जो खर्च कर रहे हैं हम लोग, जो भी सरकार खर्च कर रही है पब्लिक पे, उसके प्रबंधन के माध्यम से क्या होता है, देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। ये जो पॉलिसी है इसका मुख्य उद्देश्य सामान्य आर्थिक स्थितियों को नियंत्रित करना और सुधारना होता है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है जो सामान्य आर्थिक स्थितियां चल रही हैं उनको उनको सुधारना और कंट्रोल करना, नियंत्रित करना होता है। जैसे मुद्रास्फीति हो गई, बेरोजगारी हो गई, वृद्धि दर हो गई, आर्थिक असमानता हो गई, इन सबको मतलब ये कौन टैकल करता है, राजकोषीय नीति टैकल करती है, फिजिकल पॉलिसी टैकल करती है। राजकोषीय नीति का संचालन क्या होता है, वित्त मंत्रालय और राजकोषीय विभाग द्वारा किया जाता है। राजकोषीय नीति का संचालन किसके द्वारा किया जाता है, वित्त मंत्रालय के द्वारा या राजकोषीय विभाग के द्वारा किया जाता है। और इसे वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न बजटों और योजनाओं के माध्यम से लागू किया जाता है। जैसे जब मतलब बजट लागू होता है हर साल, उसी के दौरान क्या होता है, इन योजनाओं को माध्यम से इसे लागू किया जाता है, इस पॉलिसी को। ठीक है, आगे चलते हैं। तो भारत जैसे जो विकासशील देशों में राजकोषीय नीति के मुख्य उद्देश्य क्या है। तो भारत जैसे जो विकासशील देशों में राजकोषीय नीति के उद्देश्य विशेष रूप से समग्र और आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण और संचालन क्षमता में सुधार से संबंधित होते हैं। जो भारत जैसे विकासशील देश होते हैं उसमें राजकोषीय नीति के उद्देश्य क्या होते हैं, मुख्य विशेष रूप से या मुख्य रूप से क्या होते हैं, समग्र रूप से आर्थिक विकास को करवाना, सामाजिक कल्याण को करना और संचालन क्षमता में क्या करना, सुधार करना, इसी से संबंधित होते हैं विकासशील देशों में राजकोषीय नीति के उद्देश्य। इसके प्रमुख उद्देश्य नीचे भी दिए गए हैं, वो देख लेते हैं हम लोग। आर्थिक विकास को बढ़ावा देना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है। हर चीज में जब आर्थिक विकास बढ़ा तो आर्थिक विकास को बढ़ावा ही देना। कुछ भी बनाओगे सबसे सब कहाँ पे करे, इकोनॉमी मेरी बढ़ा दे, इकोनॉमिक ग्रोथ कर दे मेरी। जो भी उन्होंने नीति बना रही, जो भी सरकार कुछ भी करे, यही तो कह रही कि बस हमारे इकोनॉमी अच्छी हो जाए। ठीक है, तो प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करती है विकासशील देशों में राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य देश की वृद्धि दर को बढ़ाना होता है। तो विकासशील देशों में जो राजकोषीय नीति होती है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, देश की वृद्धि दर को बढ़ाना होता है। इसके लिए सरकार निवेश को बढ़ावा देती है। इसलिए सरकार क्या करती है, निवेश को बढ़ावा देती है, विशेष रूप से बुनियादी ढांचे, सड़कें, रेल, ऊर्जा, पानी आदि और उद्योगों में ये मतलब की यूज करी जाती है। जैसे कि जो विकासशील देश होगा उनमें राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, देश की वृद्धि दर को बढ़ाना। वृद्धि दर बढ़ेगी, इसके लिए जो सरकार निवेश को बढ़ावा देती है, मतलब इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देती है, विशेष रूप से जो बुनियादी ढांचे होते हैं उसमें वो क्या करती है, मतलब इन्वेस्टमेंट करती है उसके लिए। ठीक है, जैसे सड़कें हो गई, रेल हो गई, ऊर्जा हो गई, पानी हो गई, इन सब में उद्योग में क्या करती है, यह निवेश करवाती है। यह निवेश रोजगार के अवसर पैदा करते हैं और देश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करते हैं। और यही निवेश क्या करेंगे, रोजगार के अवसर पैदा कर देंगे और आर्थिक स्थिति को क्या कर देंगे, देश की सुदृढ़ कर देंगे, मजबूत कर देंगे। खर्च में वृद्धि और करों में कमी, मतलब खर्च में वृद्धि हो जाती है, करों में कमी के माध्यम से सरकार विकासशील क्षेत्र जैसे कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देती है। मतलब खर्च में वृद्धि हो जाती है और करों में कमी कर दे, खर्च में वृद्धि कर दे, तो इसके माध्यम से सरकार क्या करती है, जो विकासशील क्षेत्र है जैसे कृषि हो गई, शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गई, उस पर अधिक ध्यान देती है, जिससे इन क्षेत्रों में सुधार हो और समग्र आर्थिक वृद्धि में क्या हो सके, योगदान हो सके। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है मुद्रास्फीति में नियंत्रण करती है फिजिकल पॉलिसी, कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन के कारण क्या होता है, मूल्य वृद्धि होती है। मतलब मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन कारण क्या होती है, मूल्यों में वृद्धि होती है, टैक्स मतलब रेट बहुत हाई फाई जाते हैं, जिससे आम नागरिक की क्रय शक्ति घटती है। जैसे आम नागरिक मिडिल क्लास फैमिली वाला होता है तो वो उसकी क्रय शक्ति या खरीदने की शक्ति कम होती है, पैसा कम है तो कैसे खरीदेगा। अब गरीब अगर विशेष प्रभाव पड़ता है, जो बेचारा गरीब है वो तो रोटी दाल में भी यार दिक्कत हो जाती है, तो उस पर भी अगर टैक्सेस लग जाए या उसकी रेट बढ़ जाए, ठीक है, तो गरीब के लिए तो वो भी दिक्कत है। राजकोषीय नीति में करों, सरकारी खर्चों का समुचित प्रबंधन किया जाता है। राजकोषीय नीति में क्या होता है, खर्चों और मतलब करों का, सरकारी खर्चों का उसका क्या किया जाता है, समुचित प्रबंधन किया जाता है, जिससे मुद्रास्फीति को क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जा सके। जिससे क्या हो सके, मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सके। सरकारी खर्च को नियंत्रित करना,
और कर वृद्धि करने से सरकार अधिक पैसे इकट्ठा कर सकती है। और सरकारी खर्च को क्या करना, नियंत्रित करना। और कर वृद्धि करने से क्या हो सकती है, सरकार अधिक पैसे इकट्ठा कर सकती है, जिससे मांग कम होती है। इससे क्या होती है, मांग कम होती है और मुद्रास्फीति में क्या आती है, कमी आती है। इससे क्या होती है, मांग कम होती है और मुद्रास्फीति में कमी आती है। बेरोजगारी का समाधान देखें तो रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करवाती है। तो बेरोजगारी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए, जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसको कम करने के लिए क्या होता है, सरकार सरकारी खर्च को बढ़ाती है। सरकार क्या करती है, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए सरकार अपने सरकारी खर्च को बढ़ाती है, विशेष रूप से निर्माण कार्यों में, सार्वजनिक क्षेत्रों के कार्यों में, ताकि ज्यादा से ज्यादा रोजगार अवसर पैदा हो सके। ताकि क्या कर सके, सरकार ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा कर सके। राजकोषीय नीति का उद्देश्य होता है यह सुनिश्चित करना कि मांग और आपूर्ति के बीच क्या बना रखे, संतुलन बना रहे, ताकि बेरोजगारी दर को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। सामाजिक कल्याण योजनाओं का कार्यान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सोशल वेलफेयर स्कीम, यानी सामाजिक कल्याण योजनाओं का कार्यान्वयन कैसे होता है। तो भारत जैसी जो विकासशील देशों में जो राजकोषीय नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है सामाजिक कल्याण योजनाओं का कार्यान्वयन है। तो भारत जैसी जो विकासशील देशों में जो राजकोषीय नीति है उसका महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, सामाजिक कल्याण योजनाओं का कार्यान्वयन है, सामाजिक कल्याण सोशल वेलफेयर का। ठीक है, इसमें गरीबी उन्मूलन आता है, स्वास्थ्य शिक्षा आती है, राशन वितरण आता है, आवास आता है। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए सरकारी खर्च को किया जाना ही जरूरी होता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो आयुष्मान भारत योजना चल रही है, प्रधानमंत्री आवास विकास योजना, मंगल दीन योजना हो गई, जैसी योजनाओं के माध्यम से गरीब वर्ग की क्या की जाती है, इसमें मतलब फिजिकल पॉलिसी के द्वारा मदद की जाती है। ठीक है, आंतरिक असंतुलन को दूर करना, जो रिड्यूसिंग इंटरनल इम्बैलेंसेस होते हैं। भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं में क्षेत्रीय असंतुलन एक बड़ी समस्या हो जाती है। भारत जैसी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उसमें क्षेत्रीय असंतुलन हो वो एक बहुत बड़ी समस्या है। राजकोषीय नीति इस असंतुलन को क्षेत्रीय विकास की योजनाओं, वित्तीय आवंटन के माध्यम से कम करने का प्रयास करती है। जो राजकोषीय नीति भी असंतुलन को क्या करती है, क्षेत्रीय विकास की योजनाओं और वित्तीय आवंटन के माध्यम से क्या करती है, कम करने का प्रयास करती है। विशेष क्षेत्रों और वंचित वर्गों के लिए विकास के लिए क्या होता है, योजनाओं का निर्माण किया जाता है। जो विशेष क्षेत्र देखें और जो वंचित वर्ग होते हैं उनमें क्या होता है, विकास के लिए क्या होता है, योजनाओं का निर्माण किया जाता है, ताकि आर्थिक असमानताओं को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। ताकि जो आर्थिक असमानताओं को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। आगे देखते हैं तो सरकारी ऋण और घाटे पर नियंत्रण। सरकारी ऋण हो गया, घाटे पर का नियंत्रण कैसे होता है, कंट्रोलिंग गवर्नमेंट डेब्ट होगा, डेफिसिट हो गया। ठीक है, तो विकासशील जो मतलब होता है, विकासशील देशों में जो राजकोषीय घाटा होता है या सरकारी ऋण क्या होती है, गंभीर चिंता का विषय हो जाता है। मतलब अगर राजकोषीय घाटा हो जाए या सरकारी ऋण का एक गंभीर चिंता का विषय विकासशील क्षेत्रों में या देशों में, सरकारी खर्च और कर नीति के माध्यम से राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने का प्रयास करती है। जो सरकार होती है वो खर्च और कर नीति के माध्यम से क्या करती है, उससे राजकोषीय घाटे को क्या करती है, फिजिकल जो डेफिसिट होता है उसको क्या करती है, कंट्रोल करने का प्रयास करती है। क्या करती है, कंट्रोल करने का प्रयास करती है, ताकि क्या हो सके, दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता बनी रहे। दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता वो क्या रहे, बनी रहे। राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने से मुद्रास्फीति और ब्याज दरों पर नियंत्रण रहता है। अगर राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करेंगे तो उसको नियंत्रित करने से क्या होता है, मुद्रास्फीति और ब्याज दरों पर क्या रहता है, नियंत्रण रहता है। जिससे निवेश और विकास की गति क्या रहती है, बनाए रखी जाती है। जिससे निवेश और विकास की गति क्या होती है, बनाए रखी जाती है। वित्तीय समावेशन देखें तो फाइनेंशियल इंक्लूजन या फाइनेंशियल वो देखें क्या दिक्कत आ रही है, तो फाइनेंशियल दिक्कतों को देखेंगे तो क्या बोल रहा है, समावेशन, वित्तीय समावेशन को, राजकोषीय नीति का उद्देश्य होता है वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। वित्तीय समावेशन को कम करेंगे या उसको बढ़ावा देना बहुत जरूरी होता है, ताकि आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्गों को बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से जोड़कर उन्हें संपत्ति निर्माण और आर्थिक गतिविधियों में शामिल किया जा सके। तो राजकोषीय नीति का उद्देश्य क्या होता है, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, ताकि जो आर्थिक रूप से क्या हो सके, पिछड़े वर्गों को बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से जोड़कर क्या किया जा सके, उन्हें संपत्ति निर्माण और आर्थिक गतिविधियों में क्या किया जा सके, शामिल किया जा सके। ठीक है, आगे देखते हैं तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार और भुगतान क्या होता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार और भुगतान संतुलन, इंटरनेशनल ट्रेड और बैलेंस ऑफ द पेमेंट्स। इंटरनेशनल ट्रेड और बैलेंस ऑफ द पेमेंट्स क्या होता है, तो उसमें राजकोषीय नीति के तहत क्या होता है, सरकार निर्यात बढ़ाने और विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए कदम उठाती है। राजकोषीय नीति के तहत क्या करती है सरकार, निर्यात बढ़ाने और विदेशी मुद्रा को अर्जित करने के लिए क्या करती है, कदम उठाती है। विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सरकार विनिमय दर, आयात निर्यात नीति में सुधार करती है। तो विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए क्या करती है सरकार, विनिमय दर और आयात निर्यात नीति में क्या करती है, सुधार करती है, ताकि भुगतान संतुलन को स्थिर किया जा सके। ताकि जो भुगतान संतुलन है वो क्या किया जा सके, उसको स्थिर किया जा सके।
भारत में जो देखें तो भारत में राजकोषीय नीति के सफल होने के लिए आवश्यक शर्तें क्या है? अगर भारत में राजकोषीय नीति सफल हो उसके लिए आवश्यक शर्तें क्या है? तो भारत जैसे विकासशील देशों में राजकोषीय नीति के सफल बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तें नीचे हैं। एक है राजनीतिक स्थिरता, राजनीति का हस्तक्षेप कतई ना हो। आर्थिक नीति को सफलतापूर्वक लागू कराने के लिए राजनीतिक स्थिरता की आवश्यकता होती है। यदि सरकार में अनिश्चितता होगी तो यह राजकोषीय नीति को प्रभावी कार्यान्वयन में रुकावट डाल सकता है। तो ये क्या कर सकता है? राजकोषीय नीति के प्रभावी कार्यान्वयन में रुकावट डाल सकता है। संसाधनों का प्रबंधन कैसे होगा? तो संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए देश के पास सीमित संसाधन होते हैं, मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, इसीलिए इनका जो समुचित प्रबंधन बहुत जरूरी है। समुचित प्रबंधन और समान वितरण क्या होता है? आवश्यक है। इसके लिए योजनाओं के निर्माण और उनके कार्यान्वयन में दक्षता महत्वपूर्ण है। इसके लिए जो योजनाओं का निर्माण और जो उनके कार्यान्वयन में जो दक्षता होती है वो क्या होती है? महत्वपूर्ण है। निवेश बढ़ाना कैसे होगा? तो निवेश को कैसे बढ़ाएंगे? निवेश बढ़ा सकती है सरकार। निवेश को बढ़ाकर क्या करती है? निवेश बढ़ाने देने के लिए उदारीकरण और नवाचार आवश्यक है। निवेश को बढ़ावा देने के लिए क्या जरूरी है? लिबरलाइजेशन और नवाचार, इनोवेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। सरकार को निजी निवेश और विदेशी निवेश दोनों को आकर्षित करने के उपाय अपनाने चाहिए। सरकार को क्या करना चाहिए? निजी निवेश और विदेशी निवेश दोनों को आकर्षित करने के लिए उपाय अपनाने चाहिए। प्रभावी प्रशासन और समुचित निगरानी देखें तो प्रभावी प्रशासन क्या है? प्रभावी प्रशासन कह रहा है कि योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए प्रभावी प्रशासन निगरानी प्रणाली की आवश्यकता होती है। योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए क्या होता है? प्रभावी प्रशासन, जो निगरानी प्रणाली है उसकी आवश्यकता होती है, जो सुनिश्चित करता है कि सरकार के द्वारा निर्धारित उद्देश्यों का सही तरीके से लागू किया जाए। और ये क्या कर देता है? सुनिश्चित कर देता है कि सरकार के द्वारा जो निर्धारित उद्देश्य है उनका सही तरीके से क्या किया जाए? उनको लागू किया जाए। न्याय संगत कर प्रणाली बनाई जाए। एक न्याय संगत कर नीति और समुचित कर संग्रहण प्रणाली सरकार के लिए राजस्व सुनिश्चित करती है, टैक्स रेवेन्यू सुनिश्चित करती है, जिससे योजनाओं के लिए आवश्यक फंड उपलब्ध हो सकते हैं। ठीक है, जो योजनाएं आप चला रहे हैं उसके लिए आवश्यक फंड कैसे होंगे? टैक्स रेवेन्यू से तो उत्पन्न होंगे। तो एक अच्छी न्याय संगत कर नीति और समुचित कर संग्रहण प्रणाली सरकार के लिए राजस्व सुनिश्चित करती है। ठीक है, न्याय संगत कर प्रणाली। आखिरी में निष्कर्ष कह रहा है कि राजकोषीय नीति विकासशील देशों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आर्थिक स्थिरता विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपकरण है। भारत जैसे देशों में जहां आर्थिक असमानताएं, गरीबी, बेहतर बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है, राजकोषीय नीति के माध्यम से सरकार विभिन्न योजनाओं को लागू करती है ताकि समग्र आर्थिक और राजनीतिक विकास हो सके। एक प्रभावी राजकोषीय नीति के माध्यम से सरकार मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर सकती है, ठीक है, बेरोजगारी में कमी ला सकती है और विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन कर सकती है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है राजकोषीय नीति को समझने के लिए। तो ये हम लोग का टॉपिक था। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप इसको 1.5x की स्पीड पे आके आप इसको रिपीट करके देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। राजकोषीय नीति के बारे में पूरा पढ़ लिया है। अगर आपको ना समझ में आया तो एक बार 1.5x की स्पीड पे लगा के देख लेना। ऐसे वीडियो आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।